Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमार्क पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर कि कंज्यूमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है गुड्स को कंज्यूम करने से, वो उसको क्वांटिफाई या मेजर कर सकता है मॉनेटरी टर्म्स में। वही दूसरी तरफ जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो ये कहता है कि हम एज अ कंज्यूमर गुड्स से मिले सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, रेदर देन हम उसको रैंकिंग दे सकते हैं। अपनी चॉइसेस को हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम इंडिफरेंस का अप्रोच भी बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया था पैरेटो ने 1906 में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ये है कि फर्स्ट टाइम इंडिफरेंस का जो यूज किया गया था, कॉन्सेप्ट जो लेके आया था, वो एडवर्ड लेके आए थे 1881 में। और इस अप्रोच को फुली डेवलप किसने किया? हिग्स और एलन ने किया 1934 में। तो इन 3 लाइनों में से आपके यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं कि पहला सवाल ये कि वो कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट दिया? वो है एडवर्ड। आपका इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट टाइम किसने ड्रॉ किया? वो है पैरेटो। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट फुली डेवलप किसने किया? वो किया हिग्स और एलन ने 1934 में। तो ये चीज़ आपको इस 3 लाइनों में से याद रखनी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो एग्जैक्ट उसको मेजर नहीं कर सकता। वो उसको रैंकिंग के द्वारा बता सकता है कि हाँ, कौन से गुड्स से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और किससे उसको कम मिल रही है। वो उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, जैसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में करते थे। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस हो दोनों के बीच में। यहाँ पे एक टर्म है प्रेफरेंसेस। ये बस को ज़रा समझते हैं ये क्या है। Preferences are choices or rankings consumer make when selecting goods or services based on their satisfaction, needs and taste. Preferences का मतलब है choices और ranking जो consumer दे रहा है goods के bundles को on the basis of their satisfaction, needs और taste के basis पे, उसको हम बोलते हैं preferences. Preferences आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका strict preferences, then indifference, then आपका weak preferences. strict preferences का मतलब क्या हुआ कि consumer केपेबल है बताने के लिए कि 2 गुड्स में से वो कौन से गुड को प्रेफर कर रहा है। कंज्यूमर स्ट्रांगली प्रेफर वन गुड ओवर अनदर। एग्जांपल तौर पे अगर कंज्यूमर को पिज्जा और बर्गर का चॉइसेस दिया जाए और कंज्यूमर बोले कि हाँ, मुझे पिज्जा को मैं चूज करता है हमेशा वो, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंज्यूमर स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है पिज्जा को ओवर बर्गर। इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। दूसरा टाइप ऑफ प्रेफरेंस ओवर इंडिफरेंस है। इसमें कंज्यूमर को जो 2 गुड्स दिए जाते हैं, वो दोनों गुड्स के बीच वो इंडिफरेंट होता है। कंज्यूमर को दोनों गुड्स से इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो दोनों गुड्स के केस में वो इंडिफरेंट है। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस प्रेफरेंसेस। इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से कि पिज्जा और पास्ता के बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है। इसका मतलब कि वो दोनों गुड्स से उसको सेम लेवल सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस मिल रही है। तीसरा आपका होता है वीक प्रेफरेंसेस। उसमें क्या होता है? कंज्यूमर स्लाइटली प्रेफर वन गुड ओवर अनदर और फील इंडिफरेंट। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर 2 गुड्स है, पिज्जा और बर्गर। तो वीक प्रेफरेंस के केस में कंज्यूमर को पिज्जा से ज़्यादा या पिज़्ज़ा से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बर्गर के मुकाबले, या उसको पिज़्ज़ा से बर्गर के मुकाबले सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। उस केस में आपका हो गया ये वीक प्रेफरेंस। इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? यस, पिज़्ज़ा ग्रेटर एंड इक्वल टू बर्गर। तो ये आपका हो गया वीक प्रेफरेंस। इसका कैसे इसको हम लिखते हैं? ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो कुछ अंजम्पशन बेस्ड है। वो अंजम्पशन के बारे में देख लेते हैं। पहला अंजम्पशन है रैशनैलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर रैशनल है। इट मीन्स कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो इनकम कंज्यूमर के पास है और जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज से, उसको बेस्ट यूटिलाइज करके वो कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करेगा। उसको हम बोलते हैं रैशनैलिटी। कंज्यूमर रैशनल है। दूसरा आपका है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको गुड्स से, उसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकता, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता। रेदर देन कंज्यूमर उन गुड्स से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनके बेसिस पे गुड्स को रैंकिंग दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन। 2 गुड्स के केस में अगर मान लिया एक्स और वाई है, तो कंज्यूमर या तो ये कहे कि वो गुड एक्स को गुड वाई को ऊपर प्रेफर करता है, एक वो रैंकिंग ये दे सकता है। या वो ये बोले एक कंज्यूमर की वो वाई को प्रेफर करता है गुड एक्स के कंपैरिजन में, ये दूसरी ये रैंकिंग दे सकता है वो। या कंज्यूमर ये बोले कि वो एक्स और वाई के में वो इंडिफरेंट है।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर कैपेबल है गुड्स और सर्विसेज और रैंकिंग देने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। तीसरा आपका है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि कंज्यूमर अगर लेट्स से 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो किसी एक गुड्स का अगर कंजम्पशन वो बढ़ा रहा है, उस केस में वो दूसरे गुड्स की कंजम्पशन को कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की थ्योरी है, ये आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाएगा, वैसे वैसे कंज्यूमर दूसरे गुड की कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, या हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डिमिनिशिंग का मतलब ये हुआ कि हर एक एडिशन यूनिट बढ़ाने के लिए एक गुड की उसको दूसरे गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कंज्यूमर ने गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है, तो उसको गुड वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट बढ़ाया उसने कंजम्पशन का गुड एक्स का फर्स्ट यूनिट, तो लेट्स से उसने वाई का कंजम्पशन डिक्रीज किया 3 यूनिट से। अगर वही सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर, 1 यूनिट से बढ़ता है कंजम्पशन वाई का एक्स का, तो उस केस में पहले उसने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया गुड वाई का, अब वो इससे कम करेगा। लेट्स से यहाँ पे वो 2 यूनिट कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेट है गुड वाई का वो यहाँ पे डिमिनिशिंग नेचर का होता है। इस अजम्पशन बेस्ड है आपकी ये थ्योरी। चौथा अजम्पशन है आपका नॉन सेचेटी। इसका मतलब मोर इज बेटर। कंज्यूमर दोनों गुड्स के, लेट्स से कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर दोनों गुड्स के केस में मोर को प्रेफर करेगा लेस से। इट मीन्स कंज्यूमर एक्स और वाई कंज्यूम कर रहा है, इनिशियली कंज्यूमर ने 2 यूनिट एक्स और 3 यूनिट वाई कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर 3 यूनिट ऑफ एक्स और 3 यूनिट वाई, ये जो बंडल है इसको प्रेफर करेगा इसके ऊपर। वही दूसरी तरफ कंज्यूमर का एक बंडल और है जिसमें 2 यूनिट एक्स का है और 4 यूनिट वाई का है, तो वो इस बंडल को भी इसके ऊपर वो प्रेफर करेगा। इट मीन्स कि कंज्यूमर जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम लेवल सेटिस्फेक्शन को नहीं पहुंचा, तो जितनी गुड मिले उसको गुड्स कंज्यूमर को उस गुड्स से वो उतनी उस गुड्स की वो उतनी ही उस गुड्स का कंजम्पशन वो अपना प्रेफर करेगा। सुपर पढ़ते पर क्या लिखा है यहाँ पे, कंज्यूमर जनरली प्रेफर्स मोर ऑफ ए गुड rather than लेस बिकॉज इट इज assumed that consumer does not reach the point of saturation in case of any commodity। कंज्यूमर किसी गुड्स के केस में सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचा। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी जो गुड्स से मिल रहा है वो आपका मैक्सिमम होता है। तो इसमें अज्यूम चलते हैं कि कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो उस गुड्स के कंजम्पशन में सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आया, नहीं पहुंचा है। इसका मतलब कंज्यूमर को उस गुड्स को जितना कंजम्पशन करने को मिलेगा वो उतना ही वहाँ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा और उतने वो उस गुड्स को प्रेफर करेगा। पांचवा आपका है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइसेस। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि लेट्स से कंज्यूमर एक सिनेरियो में गुड ए को प्रेफर कर रहा है गुड बी के ऊपर, तो कंज्यूमर सेम सिनेरियो में गुड बी को गुड ए के ऊपर प्रेफर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो कंज्यूमर कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये वो नहीं कर सकता। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ अगर कंज्यूमर गुड ए को प्रेफर करा गुड बी के ऊपर, तो कंज्यूमर गुड बी को प्रेफर नहीं कर सकता गुड ए के ऊपर, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, लेट्स से आपके पास 3 गुड्स है ए बी सी, कंज्यूमर कहता है कि वो ए को प्रेफर करता है बी के ऊपर और बी को प्रेफर करता है सी के ऊपर, तो ये इम्प्लाई करता है कि कंज्यूमर गुड ए को प्रेफर करेगा सी के ऊपर, इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। कंज्यूमर गुड ए को प्रेफर करता है गुड बी के ऊपर, इन द सेम सिनेरियो कंज्यूमर बी को प्रेफर करता है गुड सी के ऊपर, तो इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर ए गुड ए को प्रेफर करेगा गुड सी के ऊपर, इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। इसको पढ़ लेते हैं। इफ गुड ए प्रेफर्स ओवर गुड बी एंड गुड बी ओवर गुड सी, देन गुड ए मस्ट बी प्रेफर ओवर गुड सी, ये वो आपका ट्रांसिटिविटी। तो आपने देखे यहाँ पे 5 assumption थे इस थ्योरी के। पहला था रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब कि कंज्यूमर रैशनल डिसीजन लेगा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ड ऑन देयर इनकम प्राइसेस ऑफ द गुड्स। दूसरा था ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये कि जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है वो उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, रादर उसको रैंकिंग दे सकता है गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। तीसरा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब हुआ कि एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को दूसरा गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर एक गुड का कंजम्पशन जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे वो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीजिंग रेट से वो डिक्रीज करेगा।
चौथा था नॉन सैचुरेटी, इसका मतलब ये था कि कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उस गुड्स के कंजम्पशन में वो सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, मतलब उसने उस लेवल कंजम्पशन नहीं किया जिससे वो उस गुड का मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव कर सके। इट मीन्स कंज्यूमर को एक गुड का जितना भी कंजम्पशन करने को मिलेगा वो उतना कंजम्पशन वो करेगा। पांचवा था कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिव चॉइसेस। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर कंज्यूमर एक गुड ए को गुड बी को प्रेफर कर रहा है तो कंज्यूमर देन इन द सेम सिनेरियो गुड बी को गुड ए को प्रेफर नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। देन दूसरा था ट्रांसिटिविटी, इसका मतलब अगर कंज्यूमर ए को बी को प्रेफर कर रहा है एंड बी को सी को प्रेफर कर रहा है, देन ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर गुड ए को गुड सी के ऊपर प्रेफर करेगा। तो ये थी आपकी अजम्पशन इस थ्योरी की। नेक्स्ट वी हैव इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स, दो गुड्स के ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को एक सेम लेवल में यूटिलिटी दे। एंड डिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। सो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर जो भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन लाई कर रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। एक बार टर्म है इंडिफरेंस शेड्यूल। ये टेबल है जो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives same level of satisfaction to a consumer. A table which shows a different combination of two goods that provides same level of satisfaction to a consumer so बोलते हैं indifferent schedule। इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा। इस टेबल में हम दो गुड्स लिए हैं, एप्पल एंड मैंगो। हमारे पास चार कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी। तो जो चार कॉम्बिनेशन है एप्पल मैंगो के, ये कंज्यूमर को एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। जब हम इस टेबल को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, देन हमको मिलता है इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर 1 यूनिट एप्पल और 10 यूनिट मैंगो कंज्यूम कर रहा है। पॉइंट भी इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर 2 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट्स ऑफ मैंगोज कंज्यूम कर रहा है। पॉइंट सी इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 5 यूनिट्स ऑफ मैंगोज कंज्यूम कर रहा है। एंड पॉइंट डी इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर 4 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 4 यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम कर रहा है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन इस ग्राफ को पा रहे हैं वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज इंडिकेट निकल के आती है कि एक आईसी कर्व के ऊपर जो यूटिलिटी लेवल जो होता है वो फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर आईसी कर्व एक फिक्स लेवल पे यूटिलिटी शो करता है। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। जैसा ग्राफ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चार इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं IC1, IC2, IC3 एंड IC4। इसकी फैमिली को या इसके ग्रुप को, आईसी ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक आईसी कर्व आपका एक फिक्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे IC1, IC2, IC3 एंड IC4 ये चार अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती है? बेसिकली इसकी चार मेन प्रॉपर्टीज होती है जो अभी हम देखने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह से। एप्पल था यहाँ पे था मैंगो। तो ये डाउन स्लोपिंग नेचर का क्यों है, इसके पीछे कारण हम जानते हैं। ये कब शो कर रहा है आपको? जैसे जैसे आप एप्पल कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एप्पल कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको मैंगो कंजम्पशन आपको डिक्रीज करना पड़ रहा है। इसके पीछे के कारण समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज तो ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व आपका एक फिक्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी इंडिकेट करता है। और हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी नॉन सैचुरेटी। उसका मतलब ये था मोर इज बेटर, कि कंज्यूमर किसी भी एक गुड का, अगर उसको एक किसी भी एक गुड का ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो वो उसको प्रेफर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे assume चलता है, assumption की है थ्योरी की, कि दोनों गुड्स के केसेस में कंज्यूमर को सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं हुआ। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर किसी एक गुड से मिलने यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर दे। तो यहाँ पे assume किया जाता है कि कंज्यूमर ने ऐसा वो लेवल अचीव नहीं किया किसी भी गुड से कंजम्पशन केसेस में। तो अगर कंज्यूमर एप्पल कंजम्पशन बढ़ा रहा है और अपना मैंगो कंजम्पशन वो फिक्स रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि उसका जो वो नया बंडल जो है एप्पल मैंगो का, जिसमें एप्पल कंजम्पशन बढ़ाया उसने, उस नए बंडल से उसको हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी।
तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर उस आईसी कर्व पे वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक आईसी कर्व तो आपका एक सेम फिक्स लेवल यूटिलिटी इंडिकेट करता है। तो कंज्यूमर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाएगा, और लेट्स से कि उसने एप्पल कंजम्पशन बढ़ाया और मैंगो कंजम्पशन उसने फिक्स रखा, नॉन सैचुरेटी के अजम्पशन के बेसिस पे कंज्यूमर को उस नए कॉम्बिनेशन से एक हाई यूटिलिटी मिल रही है, और वो उस केस में उस जो आईसी कर्व है, पहले इनिशियल आईसी कर्व है, वो उस पे वो बिलोंग नहीं करेगा। तो इस वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, उस सेम आईसी कर्व पे रहने के लिए उसको अपना मैंगो कंजम्पशन वो डिक्रीज करना पड़ेगा। इस वजह से आपका जो आईसी कर्व जो होता है वो डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। नीचे चीजें जो लिखी है वो उसको पढ़ लेते हैं। अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है किसी एक कमोडिटी का ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेट्स से एप्पल का, ही मस्ट कंज्यूम लेस क्वांटिटी ऑफ अदर, दैट इज मैंगो, देन ही विल हैव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कि वो सेम ऐसी पर तभी रहेगा जब कंज्यूमर अपने एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, दूसरे गुड्स का कंजम्पशन को कम करेगा, तभी वो सेम लेवल आईसी पे रहेगा। द डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रॉपर्टी ऑफ आईसी इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ नॉन सैचुरेटी। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर है आईसी का, वो किसके अजम्पशन बेस्ड है, वो नॉन सैचुरेटी अजम्पशन पे बेस्ड है। ये अजम्पशन ये आपका कहता है कि अगर दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता है तो उस कंज्यूमर को पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंजम्पशन बढ़ाने से, क्योंकि कंज्यूमर ने मैक्सिमम यूटिलिटी पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं किया है। तो उस केस में अगर एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता है तो कंज्यूमर को दूसरे गुड का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सेम रखने के लिए। तो इस वजह से आपका जो आईसी का होता है डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। तो इस पूरे का जो सार ये था फर्स्ट पॉइंट का, कि कंज्यूमर जो आईसी का होता है वो डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जंक्शन है नॉन सैचुरेटी का, जो कहता है कि कंज्यूमर ने किसी भी गुड्स के केस में मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव या सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं किया है। अगर वो किसी भी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसको वो हायर यूटिलिटी मिलेगी उस केस में। तो सेम आईसी बनाने के लिए कंज्यूमर को अगर एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता है तो दूसरे गुड का कंजम्पशन को गिराना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका आईसी का जो होता है डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज कि इंडक्शन कर्व आपका कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। इट मीन्स कि आपका जो इंडक्शन कर्व जो है वो इस शेप का है, कन्वेक्स शेप है। ये आपका है मैंगो, ये आपका है एप्पल। आईसी कर्व आपका कन्वेक्स शेप का होता है। जो जो कन्वेक्सिटी है आपकी आईसी कर्व की, वो कौन से अजम्पशन बेस्ड है, वो बेस्ड है आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले अजम्पशन पे बेस्ड है। ये अजम्पशन क्या कहती है कि जैसे कंज्यूमर अपने एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाएगा, वैसे वैसे वो उसको दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, और हर एक एडिशन बढ़ाने के लिए एक गुड का वो दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। इसका यहाँ पे ध्यान से समझिए इस ग्राफ से। लेट्स से कि कंज्यूमर पॉइंट ए पे है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। पॉइंट बी पे आने से पॉइंट बी पे आया, उसने 1 यूनिट अचीव किया एप्पल का, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया उसने मैंगो का, 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, 3 यूनिट्स ऑफ मैंगो पॉइंट बी पे। वही कंज्यूमर अगर मान ले कि पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रहा है, तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2 यूनिट्स ऑफ मैंगो। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए एप्पल का कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स आपका सेक्रीफाइस किया मैंगो का। वही उसने सेकंड यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया अपने एप्पल का, जस्ट 2 से 3 पे आया एप्पल कंजम्पशन में, उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया अपना मैंगो का। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो देखो मिल रहा है दूसरे गुड का, रेट मैंगो का, लेकिन वो मिल रहा है डिक्रीजिंग रेट से। पहले तो 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया, बाद में उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया। इस वजह से शेप जो होता है आपका आईसी का होता है कन्वेक्स होता है। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले उसे 3 यूनिट का जो सेक्रीफाइस कर रहा है मैंगो का, वही दूसरे पॉइंट सी पे वो 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है मैंगो का, वो डिमिनिशिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे गुड्स का टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस वजह से आपका जो आईसी का होता है वो कन्वेक्स शेप का होता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला अजम्पशन है वो इंप्लाइज करता है दैट lesser is the amount of one commodity consumed by consumer, the lesser willing the consumer will be willing to give up a unit of that commodity। मतलब जब एक कंज्यूमर के पास मैंगो का जो यूनिट्स होगी कंज्यूम करने के लिए वो कम मात्रा में होगी, तो वो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल के लिए कम मैंगो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे कंज्यूमर के पास 10 यूनिट मैंगो की, तो वो 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने रेडी था एक एडिशनल यूनिट ऑफ मैंगो एप्पल के लिए। वही पॉइंट बी पे कंज्यूमर के पास 7 यूनिट्स है, पहले से कम मैंगो है, तो अब वो लेस विलिंग है। दैट इज वो पहले 3 यूनिट कंज्यूम वो सेक्रीफाइस करना चाहता था, अब कंज्यूमर सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहता है
एक एडिशन एप्पल के लिए, क्योंकि इसके पास अब पहले के मुकाबले कम मैंगो है। वही आप पॉइंट सी पे देखेंगे, पॉइंट सी पे कंज्यूमर के पास 5 मैंगो है, पहले 7 थे, उससे पहले 10 थे, पहले से कम है। अब इस केस में कंज्यूमर और कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा मैंगो का टू गेट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। इस वजह से आपका ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला केस यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा है हायर इंडिफरेंस कर्व ईल्ड हायर सैटिस्फैक्शन। इट मींस कि मेरे पास 2 आईसी है, IC1 और IC2। तो इस प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इस आईसी पे IC2 पे जो भी बंडल्स होंगे कंजम्पशन के, 2 गुड्स के, वो IC1 पे जो बंडल्स है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो कंज्यूमर को मिलेगा IC2 पे। तो ये बोलता है हाई इंडिफरेंस कर्व ईल्ड्स हाई सेटिस्फैक्शन। जितना हाई आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो इंडिकेट करेगा। चौथा है कि 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 2 आईसी कर्व है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि एक आईसी कर्व एक सिंगल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आईसी 2 आईसी है, एक IC1 है और एक IC2 है। तो यहाँ पे 2 आईसी अलग अलग है। 2 आईसी अलग अलग मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेट कर रहे हैं दोनों आईसी। अगर अगर आईसी कब इंटरसेक्ट करता है दूसरे को, इट मीन्स कि इस पॉइंट पे आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो यूटिलिटी है, वो दोनों बराबर है, जो कि इसके अजम्पशन को वायलेट करता है। इसलिए 2 आईसी का कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकते। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंस ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल सेटिस्फैक्शन, two indifference curve do not intersect or touch each other. This would imply that combination of two goods corresponding to that point of intersection would give two different level satisfaction, which is absurd. दो अलग अलग आईसी का दो अलग लेवल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी इंडिकेट करते हैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, इट मीन्स कि दोनों आईसी का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ इंडिकेट यूटिलिटी आपको दे रहे हैं, जो कि सुनने में थोड़ा बेतुका लगता है। तो ये थे आपकी 4 प्रॉपर्टीज आपकी इंडिफरेंस कर्व की। नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने को कुछ देर पहले बताया, इज अ रेट एट विच कंज्यूमर्स विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब हुआ किसी एक गुड का कंज्यूम बढ़ाने के लिए कंज्यूमर दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करेगा ताकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव कर सके। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेट्स से 2 गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं X एंड Y, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, जिसको हम लिखते हैं MRX XY, ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ Y कंज्यूमर सेक्रीफाइस करेगा एक एडिशनल यूनिट ऑफ X को पाने के लिए, ताकि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमेशा सेम रहे। इसको बोलते हैं MRS XY। MRS XY ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर Y का कितना कंजम्पशन सेक्रीफाइस करेगा या लूज करेगा टू गेट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X। इसको बोलते हैं MRS XY। इसका फॉर्मूला हो गया लॉस ऑफ Y गेन डिवाइड बाय X, गेन ऑफ X, जिसको हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका ये होगा, यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे होगा चेंज इन Y चेंज इन X। MRS XY का फॉर्मूला हो गया लॉस ऑफ Y, कितना सेक्रीफाइस करेगा कंज्यूमर गुड Y का टू गेट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा Y बाई डेल्टा X। इसको मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स हम डिनोट करते हैं MUX MUY। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MRS XY मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो गया ये। अगर मैं लिखूँ MRS YX, तो इसका फॉर्मूला हो गया MUY डिवाइड बाई MUX। ये इसका हो गया फॉर्मूला MRS XY का मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स में और MRS YX का मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में। इस टेबल को ध्यान दीजिएगा, हमने एप्पल को प्लॉट किया है X एक्सिस पे, हमने मैंगो प्लॉट किया है Y एक्सिस पे। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं MRS XY निकाल रहे हैं। पॉइंट ए पे MRS XY कुछ नहीं हुआ, पॉइंट बी पे कंज्यूमर 3 यूनिट्स ऑफ Y दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ मैंगो सेक्रीफाइस कर रहा है, 10 से 7 पाया, और 1 यूनिट ऑफ एप्पल दैट इज X का वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है 1 यूनिट से। तो यहाँ पे MRS क्या हो गया एट पॉइंट बी 3 यूनिट्स। इसी प्रकार पॉइंट सी पे MRS क्या हो गया XY का 2 यूनिट, और पॉइंट डी पे MRS क्या हो गया XY का 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखा आपने कि MRS जो है वो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल कंजम्पशन से
वो एमआरएस आपका डिक्रीज हो रहा है। पहले आपका एमआरएस 3 था, फिर 2 था, फिर आपका 1। इस पॉइंट पे आपका एमआरएस आपका 2 है, इस पॉइंट पे आपका एमआरएस आपका जो है सॉरी, इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पॉइंट पे आपका एमआरएस जो है वो 1 है। तो यहाँ पे एमआरएस जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आपका आईसी कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है। यहाँ पर पढ़ा है, देखते क्या लिखा हुआ है। एज वी मूव डाउन अलॉन्ग द कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, हम कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व के जैसे हम अलॉन्ग मूव करेंगे डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वैसे वैसे आपका एमआरएस जो होगा वो डिक्रीज होगा। दिस इज नॉन एज ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था अभी कि एमआरएस यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रहा है, एक बार उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट ए पे कंज्यूमर के पास 10 यूनिट ऑफ मैंगो है और 1 यूनिट उसके पास एप्पल का है। अब कंजम्पशन बढ़ाता है एप्पल का 1 यूनिट से 1 से 2 पे आता है, तो वो 3 यूनिट मैंगो का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। वही पॉइंट बी पे कंज्यूमर के पास 7 यूनिट्स ऑफ आपका मैंगो है और 2 यूनिट्स आपका एप्पल का है। अब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना चाहता है, इट मीन्स कि वो एप्पल का कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ाना चाहता है, 2 से 3 पे आना चाहता है। तो कंज्यूमर इस केस में आप सिर्फ 2 यूनिट्स एप्पल का जो मैंगो का है वो सैक्रिफाइस करने को रेडी है। ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है कि कंज्यूमर के पास पॉइंट बी पे कम मैंगो है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो जैसे जैसे गुड वाई या मैंगो का जो होल्डिंग होगा कंज्यूमर के पास कम होता रहेगा, वैसे वैसे कंज्यूमर कम अपना गुड वाई या मैंगो विलिंग होगा सेक्रिफाइस करने के लिए टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल या गुड एक्स। इस वजह से यहाँ पे आपका एमएस जो है वो डिमिनिशिंग नेचर का या डिक्रीजिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपका आईसी कर्व जो होता है वो आपका कन्वेक्स होता है। अभी हमने देखा कि आईसी कर्व इन जनरल जो होता है वो आपका कन्वेक्स शेप का होता है, बट हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। कुछ कुछ आपके आईसी कर्व्स होते हैं वो हमेशा आपका आईसी कर्व आपके कन्वेक्स शेप के नहीं होते, उनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गुड्स द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग। तो पहला आपका है परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेड गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लीनर होता है फ्रॉम डाउन स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आईसी कर्व क्या है, वो लीनर है, स्ट्रेट लाइन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन स्लोपिंग नेचर का है। इस केस में आपका एमआरएस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एमआरएस कांस्टेंट मतलब स्लोप आपका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट आपका आईसी का, इट मीन्स आपका आईसी जो है लीनियर है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपका आईसी का आपका लीनियर होता है, इट मीन्स आपका एमआरएस जो है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स कि कंज्यूमर हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गुड बाई विलिंग है सेक्रिफाइस करने के लिए टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस। एक आपका है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व जो होता है वो एल शेप्ड का होता है या राइट एंगल शेप का होता है। आपका आईसी कर्व एक्स वाई कुछ इस शेप का होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर हमेशा कंज्यूम करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब कि कंज्यूमर हमेशा कॉम्प्लीमेंट गुड्स को एक फिक्स रेशियो में कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि कंज्यूमर राइट शुगर टी या शुगर की बात करते हैं, टी या शुगर आपका कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स है, तो कंज्यूमर हमेशा एक टी के साथ 2 स्पून ऑफ शुगर ले रहा है। तो हमेशा कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो टी या शुगर कंज्यूम कर रहा है। 2 शुगर फॉर 1 टी, और दो दो 2 टी कंज्यूम करेगा तो वो 4 शुगर लेगा, 4 शुगर फॉर 2 टी। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन यहाँ पे आपका कंजम्पशन देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स के केस में। इस केस में आपका आईसी कर्व जो होता है वो एल शेप्ड होता है, एल शेप होता है। और इस केस में जो आप एमआरएस जो होता है 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। आईसी कर्व का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है इसमें आपका एमआरएस जो होगा वो होगा 0, और जो आपका वर्टिकल पोर्शन है इस पॉइंट पे आपका एमआरएस होगा इन्फिनिटी। और जो किंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है किंग पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका आइस एमआरएस जो होगा वो नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड होगा। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपका एमआरएस कांस्टेंट था थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के गुड्स के केस में आपका एमआरएस आपका या तो 0 होगा या इन्फिनिटी होगा या अनडिफाइंड होगा। 0 तब होगा जब आपका आईसी कर्व का हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर आपका एमआरएस 0 होगा, वर्टिकल सेक्शन के अंदर आपका एमआरएस इन्फिनिटी होगा, और पिंक पॉइंट पे आपका एमआरएस आपका अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट है बैड कम्युनिटी के केस में आपका आईसी कर्व कैसा होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। बैड कम्युनिटी वो कोई भी ऐसी गुड जिसको कंज्यूमर पसंद नहीं करता उसको बोलते हैं बैड कम्युनिटी। लेट्स से हमारा 2 गुड्स का केस हमारा हमने लिया है एप्पल मैंगो का। अगर आपका मैंगो बैड है, दैट इज आपका गुड वाइज होगा बैड है,
अब गुड एप्पल जो है, जो कमोडिटी एक्स जो है वो गुड है, उस केस में आपका आईसी कब होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं। आईसी कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा बैड कमोडिटी केस में, वैसे आपको आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। तो इस केस में हायर मतलब प्रेफर्ड मूवमेंट कौन सी होगी कंज्यूमर की, किस आईसी पे उसको हाई यूटिलिटी मिलेगी। ये आईसी 1 है, ये आईसी 2 है, ये आईसी 3 है। यहाँ पे आपका एप्पल है जो आपका गुड कमोडिटी है, या आपका यहाँ पे मैंगो है जो आपका बैड कमोडिटी है, जो कंज्यूमर पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे एक बार क्या होगी, आपकी आईसी कर्व जो होगा बैड कमोडिटी केस में वो अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होगा। बट यहाँ पे आपको हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हायर इंडिफरेंस का कौन सा है। इट मीन्स कि कौन सा आईसी को कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, या आईसी 1 से मिलेगी या आईसी 3 से मिलेगी। सिंस आपका जो गुड कमोडिटी है वो एक्स एक्सिस के पे आपने प्लॉट किया है, तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस मूवमेंट जो होगा आईसी कर्व में वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। जैसे कंज्यूमर एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आईसी 3 जो हो गया वो हाई यूटिलिटी दे रहा है आईसी 1 से इस केस के अंदर। वही दूसरी तरफ अगर आपका बैड कमोडिटी है, आपने उसको अगर एक्स एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है और आपने गुड कमोडिटी को आपने वाई एक्सिस से प्लॉट किया है, उस केस में आईसी का आपका अपर स्लोपिंग होगा, ये बात तो तय है। लेकिन उस केस में जो हायर इंडिफरेंस कब होगा वो आपको मिलेगा जब आप वाई एक्सिस तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे आपने गुड कमोडिटी आपने प्लॉट किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर गुड कमोडिटी आपका मैंगो है जो आपका वाई एक्सिस से प्लॉट किया हुआ है, बैड कमोडिटी आपका एप्पल है जो आपने आपका एक्स एक्सिस से प्लॉट किया गया है। आपका इंडिफरेंस कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, और इसके अंदर आपका प्रेफर्ड मूवमेंट जो होगा वो होगा गुड एक्सिस एक्स वाई एक्सिस की तरफ। इट मीन्स जहाँ पे आपने गुड कमोडिटी आपने प्लॉट किया है। इट मीन्स यहाँ पे आईसी 4 जो है वो ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है आईसी 1 से इस केस के अंदर। तो ये था आपका बैड कमोडिटी का केस। एक आता आपका न्यूट्रल कमोडिटी। न्यूट्रल कमोडिटी मतलब वो गुड्स जिसको कंज्यूम करे या ना करे कंज्यूमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस केस में आपका आईसी कर्व कैसा होगा इस पर हम देखते हैं। A commodity is neutral when consumer doesn't care about it and gives zero satisfaction। वो न्यूट्रल कमोडिटी वो कमोडिटी होगी जिसके बारे में जिससे कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंज्यूम करे या ना करे, और उसको उस गुड से आपका जीरो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। जब आपका न्यूट्रल कमोडिटी अगर आपने वाई एक्सिस से प्लॉट किया हुआ है, उस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो वर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन जो मिलेगी वो गुड कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलेगी। तो इट मीन्स गुड कमोडिटी आपका एक्स एक्सिस प्लॉट है, तो जैसे-जैसे कंज्यूमर एक्स एक्सिस अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा गुड कमोडिटी का, वैसे-वैसे उसको सैटिस्फैक्शन लेवल उसका बढ़ता रहेगा। इट मीन्स आपका प्रेफर्ड मूवमेंट जो होगा वो होगा इस तरफ। जैसा आपका गुड कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपका सैटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल कमोडिटी आपको कोई सैटिस्फैक्शन यहाँ पे देती नहीं है। तो न्यूट्रल कमोडिटी केस में जब आपका न्यूट्रल कमोडिटी आपका वाई एक्सिस से प्लॉट है, देन उस केस में आपका इंडक्शन कर्व जो होगा वो वर्टिकल होगा। वह दूसरी तरफ जब आपका न्यूट्रल कमोडिटी आपका एक्स एक्सिस से प्लॉट है, उस केस में आपका जो आईसी कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन इंक्रीज कब होगा जब वो गुड कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा। उस केस में आपका यूटिलिटी आपको कंज्यूमर को बढ़ते हुए मिलेगी। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि बैड कमोडिटी केस में अगर बैड कमोडिटी केस में पहली बात तो आपका आईसी का आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होगा। दूसरी बात ये, जब बैड कमोडिटी केस में जिस एक्सिस पे आप गुड कमोडिटी को प्लॉट करेंगे, उस तरफ मूवमेंट करने से आपको ज़्यादा यूटिलिटी देखने को मिलेगी। न्यूट्रल केस में हमने क्या देखा, न्यूट्रल केस के अंदर आपका आईसी का वर्टिकल होगा जब आप न्यूट्रल कमोडिटी को आप वाई एक्सिस से प्लॉट करेंगे, और आपका आईसी का हॉरिजॉन्टल होगा जब आप न्यूट्रल कमोडिटी को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको चारों चीज़ें ये बातें ध्यान रखनी है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिकल चीज़ें हैं। लॉजिक से देखेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। रट्टा मारने जाएँगे तो गलती करने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक अगला हमारा है आईसी का हमारा एक यू शेप का भी होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? यू शेप का आईसी का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कंज्यूमर एक पॉइंट तक गुड एक्स कंज्यूम करेगा जिससे उसको पॉजिटिव यूटिलिटी मिलेगी। उस पॉइंट के बाद वो फर्दर कंजम्पशन वो कंटिन्यू करता है, उस पॉइंट उसके बाद उसको उस गुड से नेगेटिव यूटिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर जो कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहा है वो पॉइंट क्यू तक आपको पॉजिटिव यूटिलिटी देगा, और उसके बाद अगर कंजम्पशन आप बढ़ाता रहे,
कंटिन्यू करेंगे गुड एक्स का, तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देने को देगा। तो बेसिकली इस पोर्शन में आपका जो एमयूएक्स है वो पॉजिटिव है। इस पॉइंट के बाद आपका एमयूएक्स जो है वो नेगेटिव है। तो यू शेप यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व के केस में एक पॉइंट तक कंजम्पशन करने से आपको यूटिलिटी मिलेगी। अगर उस पॉइंट से आप कंजम्पशन उस पॉइंट के बाद या कंजम्पशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका यू शेप इंडिफरेंस कर्व। तो हमने यहाँ पे देखे 4 अलग टाइप के इंडिफरेंस कर्व। पहला देखा हमने लीनियर इंडिफरेंस कर्व जो आपका पॉसिबल है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। दूसरा हमने देखा एल शेप इंडिफरेंस कर्व जो पॉसिबल है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में। देन हमने देखा अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व जो पॉसिबल है आपका बैड कॉम्प्लीमेंट के केस में। देन हमने देखा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व जो पॉसिबल है आपका न्यूट्रल गुड के केस में। देन हमने देखा यू शेप इंडिफरेंस कर्व जो पॉसिबल है जब इसका मतलब ये होता है कि जब कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम कर रहा है, एक पॉइंट तक उसको उस गुड से सैटिस्फैक्शन मिलेगा, देन उसके बाद उसको सैटिस्फैक्शन नेगेटिव टर्म्स में मिलेगा। तो ये आपका यू शेप इंडिफरेंस कर्व आपको ये बताता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है बजट लाइन। बजट लाइन शो करता है कॉम्बिनेशन टू गुड्स, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है अपने इनकम और दिए हुए प्राइस के बेसिस पे। जो कंज्यूमर अपने दो गुड्स से कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। इसको प्राइस लाइन या लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। इस इक्वेशन होती है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। यहाँ पे हम दो कुछ ले रहे हैं एक्स और वाई। पी एक्स आपका हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। वाई हो गया आपका प्राइस ऑफ गुड वाई। एक्स और वाई आपका हो गया क्वांटिटी ऑफ एक्स, वाई यहाँ पे आपका हो गया क्वांटिटी ऑफ वाई, और यहाँ पे एम आपका हो गया इनकम। तो आपके एल एच एस है जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो आपका ये साइड है, ये आपका एक्सपेंडिचर शो करता है, एक्सपेंडिचर। और जो एम जो है वो आपका इनकम शो करता है। ये आपकी होती है इक्वेशन बजट लाइन की। जब बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो हमको एक लीनियर लाइन मिलती है। ये पॉइंट बी जो है, जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वो आपका है एम डिवाइडेड पी एक्स। इट मीन्स कि पॉइंट बी वो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे आपने सारा पैसा खर्च किया है गुड एक्स को खरीदने के लिए। वही पॉइंट ए जो आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो आपका होता है एम डिवाइडेड पी वाई, ये इंडिकेट करता है वो पॉइंट जहाँ पे आपने सारा पैसा खर्च किया है गुड वाई को परचेज करने के लिए। और इस लाइन के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे गुड एक्स और गुड वाई के, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप परचेज कर सकते हैं अपने इनकम को स्पेंड करके ये दो गुड्स के ऊपर। ये था आपका बजट लाइन। देन एक कॉन्सेप्ट होता है बजट स्पेस का। बजट स्पेस शो करता है वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर या तो अपने सारे इनकम का स्पेंड करके अफोर्ड कर सके या बाय कर सकते हैं, या वो कॉम्बिनेशन भी वो शो करता है बजट स्पेस जिस केस में कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा। हमने लास्ट लाइन में देखा था बजट लाइन। ये बजट लाइन क्या शो करता है, ये जो लाइन जो है ये शो करती है वो सारे कॉम्बिनेशन जिस जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी सारी इनकम को स्पेंड करके। वही दूसरा बजट स्पेस में क्या हुआ, दो केस ही बने। पहला केस ये है कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, तो उस केस में कंज्यूमर कौन कौन से बंडल वो परचेज कर सकता है। दूसरा केस ये बना कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम पर खर्च ना करके कुछ हिस्सा खर्च कर रहा है, तो उस केस में कंज्यूमर को कौन से बंडल वो अफोर्ड कर सकता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम बजट स्पेस। इस इक्वेशन होती है ये पी एक्स इंटू एक्स प्लस में पी वाई इंटू वाई लेस इक्वल टू एम। इसके दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा ये जब वो सारी इनकम स्पेंड कर रहा है अपने दो गुड्स के ऊपर। दूसरा हिस्सा ये जब अपनी सारी इनकम वो स्पेंड नहीं कर रहा, सॉरी ये आपका होगा ये वो अपनी सारी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ग्राफिकली देखेंगे तो बजट लाइन के अंदर जितना भी हिस्सा होता है ये आपका सारा बजट स्पेस कहलाता है। बजट स्पेस जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हो गया बजट स्पेस। इसके अंदर बजट लाइन भी इंक्लूड होती है, ये लाइन भी आपकी इसके अंदर आती है। तो ये आपको हो गया बजट स्पेस। बजट स्पेस के अंदर आप वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम और स्पेंडिंग
सम पार्ट ऑफ हिज इनकम। वो सारे कॉम्बिनेशन आपके उसके अंदर आ गया, बजट स्पेस के अंदर आ गया। मैं दूसरी तरफ बजट लाइन शो करता है वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी सारी इनकम को स्पेंड करके। नेक्स्ट हमारा है स्लोप ऑफ बजट लाइन। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे बजट लाइन का इक्वेशन थी ये, इसको हमने वाई के टर्म्स में लिखा, वाई और एक्स। स्लोप निकल के क्या आया, ये आगे इक्वेशन होगी आपकी बजट लाइन की। स्लोप हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी एक्स पी वाई। एब्सोल्यूट टर्म्स में हो गया पी एक्स पी वाई। तो यहाँ पर देखा हमने बजट एंड स्लोप जो है वो रेशो है दो गुड्स के प्राइस का। बजट एंड रेशियो ऑफ टू गुड्स, ये दोनों गुड्स के प्राइस का रेशियो है। यहाँ पर हमने देखा जो गुड आपका एक्स एक्सिस पर प्लॉट है, गुड एक्स एंड गुड वाई, इसका स्लोप क्या निकल के आ रहा है पी एक्स बाई पी वाई एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। जो गुड आपका एक्स एक्सिस प्लॉट है उसका प्राइस ऊपर आएगा, जो गुड आपका वाई एक्सिस प्लॉट है उसका प्राइस नीचे आएगा। आपका स्लोप जो होता है बजट लाइन को वो इंडिकेट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर। इस लाइन को हम समझते हैं। लेट्स से कि गुड एक्स का प्राइस आपका पी एक्स जो है वो 10 है, अब पी वाई आपका 5 है, ठीक है। स्लोप हो गया इसका पी एक्स बाई पी वन डेट इज 10/5 इक्वल टू, स्लोप इसका हो गया 2। तो स्लोप आपकी स्लोप के 2 निकल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को 2 यूनिट्स ऑफ वाई, गुड वाई के 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा ताकि वो गुड एक्स का एक एडिशनल यूनिट वो अफोर्ड कर सके। स्लोप का मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर को कितना गुड वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वह एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स को अफोर्ड कर सके। ये हुआ स्लोप का मतलब। यहाँ पर हमने देखा जब प्राइस 10 है पी एक्स का, गुड एक्स का, और गुड वाई का प्राइस आपका 5 है, उस केस में कंज्यूमर को 2 यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ताकि वो एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स वो बाय कर सके। तो स्लोप का मतलब हुआ आपका कि कितना वाई का सेक्रीफाइस करना है टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इट टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई मस्ट बी सैक्रिफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो स्लोप को होता है, जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो ट्रेड ऑफ शो करता है दो गुड्स के बीच में बेस्ड ऑन देयर प्राइस, कि कितना को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा गुड एक्स और गुड वाई के बीच में, ये आपका स्लोप इंडिकेट करता है। अब है शिफ्टिंग बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट हो सकता है, ये कुछ कारण ये है कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज ना हो, उसके साथ बजट लाइन शिफ्ट होगा। अगर एक गुड का प्राइस चेंज आ रहा है, दूसरे गुड का प्राइस चेंज आ रहा है, उसके साथ आपको बजट लाइन शिफ्ट होते हुए दिखेगा। दोनों गुड्स का प्राइस चेंज आएगा तब भी आपको बजट लाइन शिफ्ट होते हुए दिखेगा। पहला हम देखते हैं इनकम। अगर इनकम में चेंज आ रहा है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ, उस केस में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगी बजट लाइन आपकी शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। जैसे जैसे ए बी से सी डी, ये आपका हुआ इंक्रीज इन इनकम के केस में। अगर इनकम आपकी डिक्रीज होगी उस केस में आपका बजट लाइन शिफ्ट होगा इनवर्ड या लेफ्ट वर्ड, ये हुआ डिक्रीज इन इनकम के केस में। एक बात आप ध्यान रख दीजिएगा कि जब इनकम चेंज हो रही है उससे आपका स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बजट के स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्लोप बेसिकली क्या होता है पी एक्स बाई पी वाई। सिंस यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चीज आपका एम में है या इनकम में है, तो उस केस में आपको बजट लाइन का स्लोप है वो फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपका इनकम बढ़ने से, इनकम में चेंज आने से आपका बजट पूरा शिफ्ट होगा, पहले शिफ्ट होगा राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, डिपेंडिंग हो कि आपका इनकम बढ़ा है कि घटा है। अगर जब सिर्फ एक गुड का प्राइस चेंज हो तब क्या होगा, लेट्स से प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल कर रहा है, इनिशियली इस पॉइंट पे है कंज्यूमर, पॉइंट बी पे, ये होता है एम बाई पी एक्स। एक्स एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है एम बाई पी एक्स। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल किया इट मीन्स ये रेशो कम हो गया, तो कंज्यूमर अब गुड एक्स ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। तो आपका एक रोटेशन देखने को मिला आपको एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे गुड एक्स का प्राइस में चेंज आ रहा है तो आपका पूरा कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका जो इंटरसेप्ट है गुड एक्स का वो आपका शिफ्ट रोटेट होगा, आइदर इनवर्ड और लेफ्टवर्ड, बार आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड। राइटवर्ड रोटेट कब होगा, जब आपका प्राइस जो है गुड एक्स का फॉल करेगा, उस केस में आपका जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड रोटेट करेगा एक्स एक्सिस ऊपर। ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर पहले के मुकाबले में ज़्यादा गुड एक्स वो अफोर्ड कर सकता है। और वही प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज होता है तो आपका जो बजट लाइन है वो रोटेट होगा इनवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर अपना पहले से कम एक्स वो गुड एक्स कंज्यूम कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। अब प्राइस ऑफ वाई फॉल करता है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे वाई एक्सिस पे
आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ वाई फॉल्स हुआ, इट मीन्स कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड वाई वो अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको गुड वाई एक्सिस पे आपको आउटवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा। इस केस में जब आपका प्राइस ऑफ वाई राइज करेगा, उस केस में आपको वाई एक्सिस पे इनवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा। इट इंडिकेट्स कि कंज्यूमर पहले से कम गुड वाई अफोर्ड कर सकता है। अब केस आता है अगर जब दोनों गुड के प्राइस में चेंज आए और दोनों गुड के प्राइस में अगर इक्वल चेंज आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर बजट शिफ्ट होगा पैरेलली। ध्यान दीजिएगा, स्लोप आपका होता है पी एक्स बाई पी वाई। प्राइस भी डबल हो गया एक्स का और वाई का भी डबल हो गया, तो आपका स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट रहा और दोनों गुड्स के प्राइस का सेम लेवल का चेंज आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है। उस केस में आपका बजट शिफ्ट होगा, पैरेलली शिफ्ट होगा, वहाँ पे आपको स्लोप में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक इंक्रीज इन इनकम, मतलब इट्स जस्ट लाइक ए चेंज इन इनकम। अगर आपका दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, उस केस में आपका बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। अगर आपका दोनों गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, तो उस केस में आपका बजट पैरेलली शिफ्ट होगा राइटवर्ड। यहाँ पे आपको स्लोप में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर अनइक्वल चेंज होगा प्राइस में, तब आपका बजट लाइन जो है वो टिल्ट कर जाएगा फेवरिंग द गुड विद ग्रेटर प्राइस डिक्रीज। जिस गुड का ज़्यादा प्राइस डिक्रीज हुआ है, उस तरफ वो ज़्यादा वो टिल्ट कर जाएगा बजट लाइन आपका। और इस केस में आपका जो स्लोप है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है वो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, अचीव करेगा, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर का बजट लाइन और उसका जो इंटरफेस कर्व है वो टेंजेंट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट ई पे कंज्यूमर का बजट लाइन जो है, जो आपका ए आर से रिप्रेजेंट ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और कंज्यूमर का आईसी कर्व जो 2 है वो टेंजेंट है। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है। टेंजेंट का मतलब ये है कि दोनों बजट लाइन और आईसी का स्लोप है उस पॉइंट पे इक्वल है। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स बाई पी वाई। आईसी का स्लोप क्या होता है, एम आर एस होता है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। इसको आप दूसरी तरह से दे सकते हैं, एम आर एस को हम एम एक्स बाई एम वाई लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एम एक्स एम वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई है, तो कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है। ये आपकी होती है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम बोलते हैं, ये पहली कंडीशन है, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस का आपका कन्वेक्स नेचर का होना चाहिए। जब आप इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं, तो उस केस में आपका जब आईसी का कन्वेक्स होगा, तभी जाके आपका ये वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। अदरवाइज आपका ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन या अचीव करने के लिए। आपका आईसी का आपका कन्वेक्स होना चाहिए। ये आपका सफिशिएंट नेचर का है, ये आपका सफिशिएंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट की, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट की। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट आर जो है, पॉइंट आर पे आपका एमआरएस जो है वो ज़्यादा है टी एक्स पी वाई से। इट मीन्स जो स्लोप है आईसी का वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ बजट लाइन के। इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एमआरएस को ले सकता हूँ मैं एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू वाई, वो ग्रेटर देन है पी एक्स और पी वाई के। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। ये चीज़ निकल के सामने आई। इसका मतलब ये कि कंज्यूमर को पर रुपये यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है गुड एक्स से। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और गुड वाई कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हैं, तो कंज्यूमर पॉइंट आर पे था, तो वो इस कंडीशन पे था, उसको गुड एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही थी और गुड वाई से कम यूटिलिटी मिल रही थी। तो कंज्यूमर गुड एक्स का कंडीशन बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते वो पॉइंट ई पे आ गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसने अचीव कर ली, दैट इज एम आर एस इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। वही पॉइंट एस पे क्या हो रहा है, पॉइंट एस पे आपका एम आर एस छोटा है, पी एक्स बाई पी वाई आपका ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है एम यू एक्स वाई एम यू वाई ग्रेटर देन पी एक्स पी वाई। ये इंडिकेट करता है एम यू एक्स पी एक्स ग्रेटर देन लेस देन एम यू वाई पी वाई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर को पॉइंट एस पे जहाँ यूटिलिटी मिल रही है गुड वाई से, तो वो गुड वाई कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। करते करते क्या करेगा, वो पॉइंट ई पे आ जाएगा जहाँ पे उसका गुड वाई कंजम्पशन ज़्यादा है पॉइंट एस कंपेयर टू पॉइंट एस। तो
ये दो अलग पॉइंट पे देखा, जब कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे था तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे वो पहुंचेगा, ये हमने दोनों पॉइंट्स की मदद से देख लिया हमने कि पॉइंट एस पे क्या करेगा, अगर होगा कंज्यूमर तो क्या करेगा, अब पॉइंट आर पे होगा कंज्यूमर तो वो क्या करेगा। तो ये थी आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे अटेन करता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, आपका एमआरएस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एमआरएस आपका फिक्स है। तो इस केस में आपकी तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर कंज्यूमर इस सिचुएशन में है, अगर वो एमआरएस ग्रेटर देन पी एक्स बाय पी वाई पे है, तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, सिंस गुड एक्स और वाई आपस सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो कंज्यूमर गुड एक्स को गुड वाई से सब्स्टिट्यूट कर सकता है या गुड वाई को गुड एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर कंज्यूमर केस वन की बात कर रहे हैं, या अगर ये सिचुएशन होल्ड कर रही है, उस केस में एमआरएस कर सकते हैं एमएस डिवाइड बाय एम वाई दैट इज ग्रेटर देन पी एक्स पी वाई। इसको हम रीअरेंज करेंगे, वहां पर ये निकल के आएगा। ये क्या कहता है कि कंज्यूमर को गुड एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू गुड वाई। सिंस गुड एक्स और वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो कंज्यूमर इस केस में क्या करेगा, सिर्फ वो गुड एक्स कंज्यूम हो करेगा, गुड वाई कंज्यूम वो नहीं करेगा। तो बेसिकली कंज्यूमर कहाँ कंज्यूम करेगा, किस पॉइंट पे आ गया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट एल पे आ गया। पॉइंट एल पे क्या हो रहा है, आपकी बजट लाइन जो है बीएल, बीएल आपकी बजट लाइन है, और ये IC1 आपकी इंडिफरेंट कर रहा है। पॉइंट एल पे, उस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इंटरसेक्ट पॉइंट को टच कर रहा है, इंडिफरेंस कर रहा है। यहाँ पे आपको कॉर्नर सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ये आपका हो गया कॉर्नर सॉल्यूशन। लास्ट स्लाइड में देखा था हमने कि कंज्यूमर जो इनिशियली पॉइंट ई पे कंज्यूम कर रहा था वो आपका इंटीरियर सॉल्यूशन था, वो दोनों गुड्स कंज्यूम कर रहा था, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर सॉल्यूशन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या हो रहा है, कंज्यूमर कॉर्नर सॉल्यूशन या सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स, अगर वो इस कंडीशन पे है तो। अगर केस टू की बात करें, केस टू ये है कि एमआरएस छोटा है पी एक्स पी वाई से, तो उस केस में कंज्यूमर ये रिलेशन फाउंड करेगा जो कहता है कि कंज्यूमर गुड वाई से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू गुड एक्स, तो कंज्यूमर गुड वाई कंज्यूम करेगा, क्योंकि गुड एक्स और वाई आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो कंज्यूमर गुड एक्स छोड़ के सिर्फ गुड वाई कंज्यूम करेगा। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर को वहां से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। इस केस में कंज्यूमर कहाँ कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है पॉइंट पी बी पे, जहाँ पे आपका बी एल जो है और आईसी जो है वो इंटरसेक्ट पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये भी आपको हो गया कॉर्नर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन दो केसेस में जब आपका एम एस नॉट इक्वल टू पी एक्स पी वाई है, उस केस में आपको प्रोफेट सब्स्टिट्यूट के केस में आपको कॉर्नर सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे तीसरा केस भी है, तीसरा केस ये है, केस थ्री, अगर आपका एम आर एस इक्वल टू पी एक्स पी वाई हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका आईसी कर्व जो है उसका स्लोप और बजट लाइन जो है उसका स्लोप दोनों एक ही है, मतलब आपका आईसी कर्व और बजट लाइन ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के। तो इस केस में आपको इस पूरे कर्व के ऊपर, आईसी कर्व को या पूरे बजट लाइन के ऊपर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो एमआरएस जब इक्वल टू होगा पी एक्स पी वाई के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में, तो आपको मल्टीपल इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब एमआरएस आपका ग्रेटर देन है पी एक्स पी वाई के, तब आपको कॉर्नर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और कंज्यूमर केस से गुड एक्स कंज्यूम करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एमआरएस आपका छोटा है पी एक्स पी वाई से, तो उस केस में कंज्यूमर सिर्फ गुड वाई कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर को यहाँ पे आपको कॉर्नर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और तीसरा केस जब आपका एमआरएस इक्वल टू पी एक्स पी वाई के, उस केस में कंज्यूमर पूरे बजट लाइन पे पूरे आईसी कर्व पे कंज्यूम करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तीन केसेस थे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में। और तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव करता है वो देख लेते हैं। आपको पता है जैसे कि आपका आईसी कर्व जो होता है वो आपका एल शेप्ड होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में। तो कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करेगा जिस पॉइंट पे उसका आईसी कर्व जो होगा और बजट लाइन जो होगा वो, आईसी कर्व का जो किंग पॉइंट है और बजट लाइन जो है उस, जब दोनों मीट कर जाएगी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में कंज्यूमर हमेशा किंग पॉइंट पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव या अटेन करेगा। ये भी यहाँ भी आपको कॉर्नर सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, कॉर्नर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आईसी के कॉर्नर पे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आईसी का किंक बन रहा है,
उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, और यहाँ पे आपको कॉर्नर सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉर्नर सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आईसी के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिल रहा है। वही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपको 3 केसेस बने थे, केस 1, केस 2, केस 3, जो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ हमने पढ़ा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि आपका हिक्स और एलन ने डेवलप किया था 1934 में। उसमें हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। देन हमने देखा कि उसका स्लोप जो होता है इंडिफरेंस कर्व पर, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन वो डिमिनिशिंग नेचर का होता है, क्यों होता है, उसके बाद अजम्पशंस पढ़ी, वो नॉन सैचुरेटेड अजम्पशन के कारण होता है। देन हमने देखा कि बजट लाइन क्या होता है, बजट स्पेस क्या होता है, उसकी इक्वेशंस क्या होती है। देन हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अटेन करता है ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग। हमने ये सारी चीज़ें आज क्लास में पढ़ी। अब देखते जाए कि हम पास्ट ईयर में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दिया गया स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, वो आपको फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट क्या था, हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल सैटिस्फैक्शन, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द स्लोप ऑफ का कन्वेक्स टू द ओरिजिन, आपका आईसी का होगा कन्वेक्स होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इंडिफरेंस कर्व नेदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, आपको दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और आईसी कर्व कोई भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। चौथा स्टेटमेंट वो कहता है द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज यू शेप इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व होता है वो एल शेप होता है, देन आंसर वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कहता है द कांसेप्ट ऑफ मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन एनालाइजिंग। एमआरएस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एमआरएस हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में हम बेसिकली डिमांड की बात करेंगे आगे। तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन, वो इंपॉर्टेंट टूल है डिमांड कॉन्सेप्ट के लिए, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू मेक अ रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, कहता है कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है एक पर्सन के लिए ताकि वो रैशनल डिसीजन ले। रेशनल का मतलब ये है कि कंज्यूमर अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। और यहाँ पे ये भी है कि रैशनल डिसीजन मतलब ये भी हुआ कि कंज्यूमर अगर इस अकॉर्डिंग के अगर कंज्यूमर एक बार गुड ए को चूज कर रहा है ओवर गुड बी के ऊपर, तो कंज्यूमर दूसरी कंडीशन में और दूसरी बार सेम कंडीशन में गुड बी को गुड ए के ऊपर चूज या प्रेफर नहीं करेगा। ये भी आपका रेशनल डिसीजन के अंदर आ गया कि वो कंसिस्टेंट रहेगा, कंज्यूमर जो है कंसिस्टेंट रहेगा अपनी चॉइस मेकिंग के अंदर इन द गिवन इन सेम सिनेरियो के अंदर। अगर सेम सिनेरियो में कंज्यूमर को दो ऑप्शन दिए गए ए और बी, और कंज्यूमर फर्स्ट टाइम ए को प्रेफर कर रहा है ओवर बी, तो कंज्यूमर को कंसिस्टेंट रह के दूसरी बार भी कंज्यूमर को गुड ए को प्रेफर करना पड़ेगा गुड बी को ऊपर, इसको भी रैशनैलिटी के अंदर हम लेके आएंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि चॉइसेस दैट डोंट हैव ट्रेड ऑफ्स, ऐसा कुछ नहीं है, चॉइसेस और ट्रेड ऑफ होती है। चॉइसेस दैट नेवर चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। चॉइसेस दैट आर कंसिस्टेंट विद अ सिमिलर गोल एवरी टाइम, आपको यहाँ पे रैशनल डिसीजन लेना मतलब है आपको कंसिस्टेंट रहना है चॉइसेस मेकिंग में। लॉजिकल चॉइसेस विदाउट एरर, इनकरेक्ट, तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हाई आर इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व आपको कन्वेक्स किस केस में होता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व आपका एल शेप होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, यहाँ पे इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है। बेसिकली नॉर्मल गुड्स के केस में आपका जो आईसी कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, और परफेक्ट गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व आपका होता है लीनर होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व एल शेप हुआ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपका आईसी कर्व आपका लीनियर हुआ, और इम्परफेक्ट, ध्यान दीजिए वर्ड पे इम्परफेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आपका आईसी का आपका कन्वेक्स नेचर का होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की। पहले स्टेटमेंट है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपके आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन रीजन ये है कि हर एक डिफरेंस कर्व एक सिंगल लेवल ऑफ यूटिलिटी इंडिकेट करता है, तो जब आपके दो अलग अलग डिफरेंस कर्व है तो वो दो अलग लेवल यूटिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये आपका जंक्शन ये गलत है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू कह रहा है इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, ये भी गलत है, इंडिफरेंस कर्व आपका कन्वेक्स होता है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर वन नॉट टू। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी, ये हमने लास्ट स्लाइड में दिखा है क्वेश्चन हमने। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो होल्ड नहीं करता जब कंज्यूमर क्लेम पॉइंट पे आता है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इंडिफरेंस कर्व इज द हाईएस्ट पॉसिबल कर्व अटेन्ड बाय कंज्यूमर, ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका अलग तीन इंडिफरेंस कर्व है। लेट्स से कंज्यूमर IC1 IC2 IC3 पे वो
टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर IC2 पे टेंड हो रहा है कंज्यूमर का बजट लाइन इंडेक्स कर्व से, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है बेसिकली, अभी बजट लाइन के बेसिस पे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ IC का अटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का के हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑप्शन ए स्टेटमेंट सी पे देखते हैं। स्टेटमेंट सी कहता है कि यूटिलिटीज मैक्सिमाइज एज द टेंडेंसी ऑफ बजट लाइन डिफरेंस का, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कंज्यूमर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन डी है वो कहता है कि एवरेज ऑप्टिमल बंडल, ऑप्टिमल बंडल मतलब हो गया आपका बंडल एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो बंडल है कंज्यूमर बंडल, उस पॉइंट पे आपका स्लोप जो डिफरेंस कर्व का इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट बी है वो कहता है द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मे लाई विद इन द फीजिबल एरिया। इसके हम लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको बजट लाइन है, बजट लाइन के अंदर जितना भी जो एरिया है उसको हम बोलते हैं फिजिबल एरिया। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे अटेंड कर रहा है, उस पॉइंट पे जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट है IC कर्व के। इट मींस कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड कर रहा है वो बजट लाइन पे अटेंड कर रहा है, वो फिजिबल एरिया पे अटेंड हो नहीं कर रहा। तो आपका दिया अलग पॉइंट जो है स्टेटमेंट 2 वो इनकरेक्ट है। कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड करेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और IC कर्व टेंजेंट होगा और इक्वल होगा। इट मींस जहाँ पे दोनों IC कर्व और बजट लाइन आपको दोनों टेंजेंट होंगे, उस पॉइंट पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड करेगा। फिजिबल एरिया में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इस एरिया के अंदर कंज्यूमर अपना पूरा जो पैसा है वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा। फुल यूटिलाइज कंजम्पशन अफोर्डेबल बंडल कौन से हैं, जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड करेगा जब वो सारा पैसा अपना खर्च करेगा दोनों गुड्स कंजम्पशन के अंदर। तो स्टेटमेंट बी जो आपका वो इनकरेक्ट है। तो एंड देन आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर्स इस टॉपिक से आए थे। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमको 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे उस पूरे टॉपिक कंप्लीट करने में। जब पूरे टॉपिक कंप्लीट होगा कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस वाला, तो आप देखेंगे इस टॉपिक से आपको हर साल एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।